जय हिंद साथियों, मैं पवन पाराशर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम अगली क्लास में पढ़ रहे थे संघ सरकार। क्या पढ़ रहे थे? संघ सरकार। संघ सरकार या कहें सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो हमने देखा कि इसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो हमने देखा भाग 5 में किया गया। किस में किया गया है? भाग 5 में। हमने देखा कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है संघ सरकार का। हमने एक सवाल से क्लास को शुरू किया कि हमारे देश में शासन किसके द्वारा चलाया जाता है। तो हमने कहा कि हमारे देश में जो शासन है वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो हमने कहा सरकार किसे कहते हैं? तो हमने देखा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायपालिका को सरकार कहते हैं। ये सरकार के अंग होते हैं। क्या होते हैं साहब? अंग होते हैं, या ये सरकार इनसे मिलकर के बनती है। हमने कहा जहाँ कहीं भी सरकार होगी वहाँ सरकार की ये 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे वो राज्य में सरकार हो, चाहे केंद्र में सरकार हो, जहाँ कहीं भी सरकार होगी वहाँ पर इन तीनों का उल्लेख मिलेगा। इसके बाद हमने जो स्टार्टिंग की थी, या जो आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो होगी साहब कि हमारे देश में सरकार के कितने प्रकार हैं, या हम बात करें हमारे देश में कितने प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। तो देखते हैं। तो देखो, हमारे देश में जब बात करें मूल संविधान में, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय केवल 2 ही सरकारों का उल्लेख था। यानी हम बात करते हैं सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार। तो उस समय हम, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय सरकार के कितने प्रकार थे? 2। और आज कितने प्रकार हैं? तो वर्तमान में हमारे देश में जो सरकार के प्रकार हैं वो साहब 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। वर्तमान में सरकार के 3 प्रकार हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। देखो साहब, नंबर 1 संघ सरकार। कौन सी सरकार साहब? संघ सरकार। संघ सरकार। संघ सरकार। हम दूसरी बात करें, दूसरी हमारे यहाँ जो सरकार थी उसका नाम था राज्य सरकार। क्या नाम था? राज्य सरकार। राज्य सरकार है। राज्य सरकार है दूसरे प्रकार की जो सरकार थी। तीसरे प्रकार की सरकार हमारे संविधान में बाद में जोड़ी गई और उसका नाम था स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। देखो साहब, हम बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में या संविधान में 3 प्रकार की गवर्नमेंट का, 3 टाइप्स गवर्नमेंट का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 केंद्र सरकार। कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका इस समय प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब करें राज्य सरकार। तो प्रत्येक राज्य में जैसे यूपी सरकार, एमपी सरकार, राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केरला सरकार, जम्मू सरकार, इस तरह की प्रत्येक राज्य में क्या है? सरकारें हैं। अब बात करें स्थानीय सरकार। कौन सी सरकार? स्थानीय सरकार। अब लोकल गवर्नमेंट। कौन सी? लोकल गवर्नमेंट। इस तरह की, देखो ये दोनों सरकारें तो मूल संविधान में थी। ये किस में थी? मूल संविधान में। यानी जब संविधान क्या हुआ? मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को इन 2 सरकारों का उल्लेख था। 2 सरकारों का उल्लेख था मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, परंतु स्थानीय सरकार का उल्लेख नहीं था। किसका नहीं था? स्थानीय सरकार का उल्लेख नहीं था।
तो हमने स्थानीय सरकार को कब जोड़ा? बाद में जोड़ा। कब जोड़ा? बाद में जोड़ा। तो अगर हम बात करें कि हमारी जो स्थानीय सरकार है, क्या है साहब? स्थानीय सरकार तो संविधान के कौन से भाग में, राज्य सरकार कौन से भाग में और स्थानीय सरकार कौन से भाग में, इस तरीके से हम इनको देखेंगे। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे यहाँ अभी कितने प्रकार की सरकार हैं? 3। मूल संविधान में कितने प्रकार की सरकार थी? 2 प्रकार की सरकार थी। देखो हमारे संविधान में जो भाग हैं वो इस तरीके से उन भागों का उल्लेख किया गया है। जैसे संविधान का भाग है 1। इस भाग में जो उल्लेख है वो है साहब संघ और राज्य क्षेत्र। क्या नाम है इसका? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। हमने इसको पढ़ा कि भारत का नाम क्या होगा, उसके कौन कौन से राज्य होंगे, कौन कौन उसमें शामिल होगा, राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख है। हम बात करें ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेख कर रखा है। हमने देखा कि जो भाग 2 है, क्या है साहब? भाग 2 इसमें है नागरिकता। किसका प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में किसका प्रावधान है? नागरिकता का। और बात करें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख कर रखा है। हम बात करें भाग 3, तो भाग 3 में जो संविधान में है, हमने कहा संविधान एक बुक की तरह, उसमें भाग हैं और भागों को अलग अलग अनुच्छेदों में बांटा गया है। हम बात करें भाग 3, तो भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और इनकी हम बात करें ये हैं साहब 12 से लेकर के 35 तक। कहाँ तक हैं? 12 से 35 तक। हम बात करें भाग 4, भाग 4 तो इसमें है नीति निर्देशक तत्व। क्या है साहब? नीति निर्देशक तत्व, DSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इनकी बात करें ये हैं 36 से 51। हमने एक भाग और पढ़ा था, भाग था हमारा 4A। कौन सा था? भाग 4A हमने 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा। इसमें जो उल्लेख किया गया है वो किया है मूल कर्तव्यों का। किसका किया गया है? मूल कर्तव्यों का। और इसका जो अनुच्छेद है 51 क में इनका उल्लेख किया गया है, या 51 ये भी इसे बोल सकते हैं। हिंदी में क है और इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ ए लिखा होगा। हम बात करें भाग 5, भाग 5 तो इसमें हमारी संघ सरकार है। कौन सी सरकार है? संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका जो उल्लेख है वो है साहब अनुच्छेद 152 से 151 तक। अगर बात करें भाग 6, भाग 6 में, भाग 6 में अगर हम बात करें तो भाग 6 में है हमारी राज्य सरकार। कौन सी सरकार? राज्य सरकार, राज्य सरकार। और इसका जो उल्लेख है 152 से 237। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया। अगर हम यहाँ से ही देखो, अब हम देखते हैं कि जो हमारी संघ सरकार है उसका संविधान के कौन से भाग में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि हमारी जो संघ सरकार है वो संविधान के कौन से भाग में, तो इसका उल्लेख है वो भाग 5 में है। कौन से में? भाग 5 में। अगर बात करें राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, तो देखो भाग कौन से में, यहाँ से पता लग रहा है भाग 6 में, भाग 6 में। को इसमें 6 में। अभी स्थानीय सरकार को देखते हैं भाग 6 में। अगर हम बात करें कि जो हमारी संघ सरकार है उसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है, तो देखो इसका जो उल्लेख है वो है साहब 52 से, यहाँ से देखो कहाँ से 152 से, सॉरी संघ सरकार का उल्लेख
ओनली 52 से, कहाँ से है, 52 से 151 तक। तो संघ सरकार का जो अनुच्छेदों में उल्लेख है 152 से 151 तक। अगर हम बात करें कि जो राज्य सरकार है उसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, राज्य सरकार का अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका है 152 से लेकर के और 237 तक किसका उल्लेख कर रखा है, हमारी राज्य सरकार का संविधान में उल्लेख कर रखा है। अगर हम बात करें साहब स्थानीय सरकारों की, देखो साहब स्थानीय सरकार भी अगर देखा जाए तो दो तरीके की होती हैं। कितने, लोकल गवर्नमेंट भी कितने तरीके की हैं, दो तरीके की हैं। लोकल गवर्नमेंट कितने तरीके की हैं, दो। नंबर एक ग्रामीण स्थानीय सरकार, कौन सी, ग्रामीण रूरल गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। और बात करें दूसरी, तो दूसरी है शहरी स्थानीय सरकार, कौन सी, शहरी स्थानीय सरकार। दूसरी कौन सी है, शहरी स्थानीय सरकार। यानी जो स्थानीय सरकार है उसको भी हम कितने भागों में बांट लेते हैं, दो, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी। देखो इनका हमने बाद में जोड़ा, कब जोड़ा, बाद में जोड़ा। तो देखो हमने क्या किया, इनको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो हमने इनके लिए ग्रामीण स्थानीय सरकार के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया 1992 में। कब किया, 1992 में हमने इनको संविधान में प्रावधान किया। और इसके लिए हमने साहब जो हमारे संविधान में एक भाग था 9, इस भाग में इसमें क्या कर दिया, 9 में इनको प्रावधान कर दिया। अगर अनुच्छेद की बात करें तो इनको अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया। देखो साहब हमारे संविधान में एक अनुच्छेद था 243 अनुच्छेद खाली पड़ा था, निरसित था। तो इसमें हमने इसके लिए ग्रामीण स्थानीय सरकार के लिए प्रावधान किया। 243 में प्रावधान किया परंतु बात कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर हमने साहब इसी में 243 ए कर दिया, फिर भी बात कंप्लीट नहीं हुई तो 243 बी कर दिया, फिर भी बात कंप्लीट नहीं हुई। और ऐसे करते करते हम आ गए 243 ओ तक। कहाँ तक आ गए, 243 ओ तक। तो यानी हम इसकी अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ओ तक। तो ध्यान रखना कि हमारी ग्रामीण स्थानीय सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। कहाँ तक है, 243 ओ तक। अब सवाल आता है कि इसका उल्लेख कितने अनुच्छेदों में, तो बच्चा कहता है कि 243 से ओ तक 15 हो गए, ना 15 नहीं हुए, 243 तो अलग है और फिर उसके बाद 15 ओ तक ये हो गए, तो 15 प्लस 1 कितने हो गए, 16 अनुच्छेदों में इनका उल्लेख किया गया है। कौन सी सरकार का, ग्रामीण स्थानीय सरकार का। तो उसमें ऑप्शन आएगा 243 से 243 ओ तक, तो ये आंसर नहीं होगा। 243 ए से नहीं है, 243 में भी इसका उल्लेख कर रखा है। तो पहली बात तो ये आती है कि इसको संविधान में जोड़ा कब, तो इसको साहब 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान में शामिल किया गया था। कब किया गया था, और इनके लिए संविधान में कौन सा भाग है, अगर भाग की बात करें तो इसका जो भाग है वो है 9 ये नहीं है, 9 है। अगर बात करें अनुच्छेद की, किसकी बात करें, अनुच्छेद की, तो देखो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 243 से 243 ओ तक। टोटल कितने अनुच्छेद हुए, जो टोटल अनुच्छेद हुए वो हुए साहब 16 अनुच्छेद हुए। अब जब हमने अनुसूचियां पढ़ी थी तो इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई, वो थी 11वीं अनुसूची, जिसमें इनके लिए कितने विषय रखे गए हैं, तो 29 विषय रखे गए। अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची में इनके लिए जो विषय हैं वो रखे गए हैं 29। हमने देखा राजस्थान में इनके लिए कितने दे रखे हैं, तो हमने देखा राजस्थान में 24 विषय दे रखे। अब देखो साहब
ग्रामीण स्थानीय सरकार के लिए प्रावधान कर दिया। फिर हमारे संविधान में 74वां संविधान संशोधन, कौन सा 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, दोनों को एक साथ पारित किया गया। इसके द्वारा शहरी स्थानीय सरकार का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। क्या किया गया, उल्लेख किया गया। तो इसके लिए फिर भाग नया जोड़ा, भाग कौन सा, तो भाग 9 तो था ही, इसमें कर दिया 9A। कौन सा कर दिया, 9A भाग कर दिया। अब अनुच्छेद की बात आई, किसकी बात आई साहब, अनुच्छेद की। तो हम बात करें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A जोड़ दिया और अनुच्छेद, तो देखो संविधान में अनुच्छेद कोई रिक्त पड़ा नहीं था, खाली नहीं था। तो हमने देखा कि ग्रामीण जो सरकार थी वो 243 से 243O तक इसका उल्लेख कर दिया। अब हमने क्या किया, इसके लिए अनुच्छेद जोड़ना है, तो हमने किया साहब 243O के बाद P, फिर 243Q, 243R, और ऐसे करते गए, बात पूरी नहीं हुई और ये आगे 243Z तक, फिर भी बात पूरी नहीं हुई, आगे और इनका उल्लेख करना था, तो 243ZA, फिर वापस आ गए, फिर इस तरीके से 243ZB, और ये करते करते 243ZG तक इनका उल्लेख किया गया है। तो अगर हम बात करें ग्रामीण स्थानीय सरकार, शहरी स्थानीय सरकार को कौन से संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन से भाग में, 9A में, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक इनका उल्लेख किया गया था। तो अगर बात करें इनकी जोड़ने की, तो इनको कब जोड़ा गया, देखो साहब, जोड़ा गया, इनको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1992। कब हुआ, 1992। अगर भाग की बात करें तो इनके लिए जो भाग को प्रावधान किया गया 9A में, किस में, अगर अनुच्छेद की बात करें तो इनके लिए जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो जोड़ा गया 243P से 243ZG तक। कहाँ तक, ZG तक, ZG तक। अगर अनुसूची की बात करें तो इनके लिए अनुसूची जोड़ी 12वीं, अनुसूची कौन सी, 12वीं, और इसमें कितने विषय रखे गए, तो विषय रखे गए साहब 18। कितने रखे गए, 18 विषय रखे गए। इस तरह से इनके लिए प्रावधान कर दिया गया। कौन सी सरकार के लिए, स्थानीय सरकार के लिए। स्थानीय सरकार को हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 2, ग्रामीण स्थानीय सरकार और शहरी स्थानीय सरकार। हमने कहा कि जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है उसको 2 भागों में, रूरल गवर्नमेंट और नगरी कह सकते हैं, शहरी कह सकते हैं, और इस तरीके से इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा और इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके लिए जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है इसके लिए भाग 9 में प्रावधान किए गए और शहरी स्थानीय सरकार के लिए भाग 9 में प्रावधान किए गए। जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है उसका जो अनुच्छेद है 243 से लेकर के 243O तक। ग्रामीण स्थानीय सरकार के लिए कौन सी अनुसूची है, 11वीं। शहरी स्थानीय सरकार के लिए अनुसूची कौन सी है, 12वीं। अगर बात करें 11वीं अनुसूची में कितने विषय, 29, और 12वीं में 18 विषय। इस तरीके से इनका उल्लेख किया गया था। अब वापिस आते हैं यहाँ, देखो अगर बात करें कि संघ सरकार, कौन सी सरकार, संघ सरकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, 5 में। राज्य सरकार का उल्लेख कौन से भाग में, 6 में। संघ सरकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेकर के 151 तक। राज्य सरकार का उल्लेख अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 152 से 233 तक। ग्रामीण स्थानीय सरकार का अनुच्छेद कौन सा है, 243 से 243O तक। शहरी स्थानीय सरकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 243P से ZG तक। ग्रामीण स्थानीय सरकार का भाग 9 है और उसका 9A है। परंतु हमने अभी पहली क्लास में हमने बात की थी कि जहाँ कहीं भी सरकार होगी वहाँ सरकार के कितने अंग होंगे, 3, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्था, तो इनके भी 3, इनके भी 3 और इनके भी 3। तो देखते हैं, यानी हमने कहा था कि जहाँ कहीं भी ये सरकारें होंगी वहाँ सरकार के कितने अंग होंगे, 3 अंग होंगे। तो देखो साहब हम बात करते हैं इनकी, देखो
तो हम कहेंगे यहां पर संघ की क्या होगी, संघ की कार्यपालिका। जब कौन सी सरकार में रहे, संघ सरकार में, तो उसकी को क्या होगी, ये इसका मतलब कार्यपालिका कौन सी है, संघ की कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका है। नंबर दो व्यवस्थापिका। और नंबर 3 न्यायपालिका। इस तरीके से यानी केंद्र सरकार के भी 3 अंग होंगे और तो राज्य सरकार के भी कितने अंग होंगे, 3 अंग होंगे। अब वो कौन कौन से राज्य सरकार के भी देखते हैं। इन्हें कहेंगे राज्य की कार्यपालिका। नंबर 3 न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका। अब बात करते हैं राज्य की। किसकी बात करते हैं साहब, तो राज्य की क्या होगी, कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। बात करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका। राज्य की व्यवस्थापिका। राज्य की व्यवस्थापिका और राज्य की नंबर 3 न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका। इस तरीके से हम इनका उल्लेख करते हैं। यानी केंद्र की सरकार के भी 3 अंग होंगे और राज्य सरकार के भी कितने अंग होंगे, 3 अंग होंगे। अब हम बात करते हैं साहब कि देखो, अगर बात करें केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख इन अनुच्छेदों के बीच में होगा, व्यवस्थापिका का भी इन अनुच्छेदों के बीच होगा और इनका यानी इन तीनों का उल्लेख 152 से 151 तक होगा, क्योंकि ये इसी के क्या हैं, इन्हीं अनुच्छेदों के बीच में आती है। इसी तरह से राज्य की जो कार्यपालिका है इनका उल्लेख इन 152 से 237 के बीच में होगा और राज्य की व्यवस्थापिका का भी उल्लेख इन अनुच्छेदों के बीच और न्यायपालिका का भी इन अनुच्छेदों के बीच में क्या होगा, उल्लेख होगा। अगर हम बात करें कि भैया जो संघ की कार्यपालिका है उसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो इनको भी देख लेते हैं। तो इसका जो संघ की कार्यपालिका है उसका उल्लेख 52 से 78 तक है। यानी संघ की कार्यपालिका का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। अगर बात करें राज्य की व्यवस्थापिका, किसकी बात करें, राज्य की व्यवस्थापिका, तो इसकी अनुच्छेद की बात करते हैं। तो इसका जो उल्लेख है 79 से 122 तक, कहाँ तक है, 122 तक इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ तक उल्लेख किया गया है, 79 से 122 तक संघ की व्यवस्थापिका का उल्लेख किया गया है। संघ की व्यवस्थापिका का उल्लेख किया गया है। हम बात करें नंबर 2 व्यवस्थापिका। तो देखो साहब, अगर इसका हम अनुच्छेद की बात करें तो जो संघ की व्यवस्थापिका है इसका उल्लेख अनुच्छेद में किया गया है 79 से 122 तक। कहाँ तक किया गया है, 122 तक। 122 तक हमारी जो संघ की व्यवस्थापिका है उसका उल्लेख अनुच्छेद 79 से 122 तक संघ की जो व्यवस्थापिका है उसका उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं संघ की न्यायपालिका की। न्यायपालिका तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद में अनुच्छेद, तो देखो 122 के बाद 23 आएगा, परंतु 123 से उल्लेख नहीं किया गया है। इसका जो उल्लेख किया गया है 124 से 147 तक।
147 तक किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया। अब कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर 123 कहाँ गया, 123 कहाँ गया, और सर 148 से लेकर के 151 तक ये कहाँ गया। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, धैर्य का इत्र छिड़किए तितलियां खुद आएंगी। थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? धैर्य और पेशेंस को बनाए रखना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर में समझ आएगा कि 123 कहाँ गया और 148 से 151 तक कहाँ गए। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 123 है, इसको हम पहली क्लास में देखा था कि राष्ट्रपति का अध्यादेश है। क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है, उसको अभी लेंगे। और 148 से 151 के बीच में जो हमारा CAG है, कंट्रोलर एडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका उल्लेख है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मैंने यहाँ तो लिखा नहीं संघ सरकार में, इसका मतलब ये है, हम नोट में लिखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भाग 5 में तो आता है, यानी इन्हीं के बीच में आ रहा है, परंतु वो संघ सरकार में शामिल नहीं होता, न संघ की कार्यपालिका में, न व्यवस्थापिका में, न्यायपालिका। तो कहाँ होता है? इसका अलग से उल्लेख है, क्योंकि ये संघ सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता, ये संघ के साथ साथ राज्यों के खातों की भी क्या करता है? जांच करता है। इसलिए ये संघ सरकार में तो नहीं आता, परंतु भाग 5 में आता। ये चीज क्लियर हुई, और 123 अभी आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको देखते हैं। अब बात करते हैं साहब राज्य की जो हमारी कार्यपालिका है, इनके बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी जगह कम है, तो यहां पर हम नंबर 2 पर लेते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार है, हमने कहा ये संविधान के कौन से भाग में, अगर भाग की बात करें तो हमने देखा ये संविधान के भाग कौन से में साहब? 6 में। कौन से में? 6 में। हमने देखा इनका जो अनुच्छेद है, क्या है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो हमने देखा इनका जो अनुच्छेद है वो 152 से लेकर के 237 तक इनका उल्लेख कर रखा है। क्या कर रखा है? 237 तक इनका उल्लेख कर रखा है। अगर हम बात करें, हमने भी देखा था, देखो इनको 3 भागों में, कार्यपालिका। किसकी कार्यपालिका? राज्य की बात हो रही है, तो राज्य कार्यपालिका। बात करें नंबर 2, व्यवस्थापिका। और बात करें नंबर 3, न्यायपालिका। इस तरीके से है इनका उल्लेख। अभी हम इसको केवल समझ रहे हैं, बेसिक चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कहाँ कैसे कैसे संविधान में उल्लेख कर रखा है। बाकी इनको चुन चुन के पढ़ेंगे। क्या करेंगे साहब? चुन चुन के पढ़ेंगे एक एक को। देखो अगर हम बात करें कि राज्य की जो कार्यपालिका है, इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बात करें इसका उल्लेख है 153 से लेकर के 167 तक। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फिर 152 में क्या है? देखो 152 में कहा गया है कि जो भाग 6 के उपबंध है वो सभी राज्यों पे लागू होंगे, परंतु राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर नहीं है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि 152 में कि राज्य के अंदर कौन नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। ये पहले नहीं था, अब तो राज्य के अंतर्गत या जम्मू कश्मीर अब तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अनुच्छेद 152 में सामान्य बात है, उसमें राज्य की कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन नहीं है? जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यानी भाग जो 6 था,
इसके प्रावधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते थे, परंतु भाग 6 के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त था। क्या था? विशेष दर्जा प्राप्त था। वहां पर शासन व्यवस्था जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत चलाई जाती थी, परंतु 31 अक्टूबर 2019 के बाद उसको समाप्त कर दिया गया विशेष दर्जे को, और उसे सामान्य दर्जा दे दिया गया, और उसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और उसे 2 भागों में बांट दिया गया। तो अब हम कह सकते हैं कि राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भी आएगा, परंतु जम्मू कश्मीर अभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो अनुच्छेद 52 में ये बातें हैं, यानी कार्यपालिका हमारी जो शुरू होती है वो 153 से होती है। 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल या एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? 2 से अधिक नहीं है, 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दोनों शब्दों में अर्थ है, अलग अलग अर्थ है। तो हमारी जो हम बात करते हैं कि संघ की राज्य की जो कार्यपालिका है उसका उल्लेख 153 से 167 तक किया गया है। अब करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका की बात। अगर इसकी बात करें तो 168 से लेकर के 212 तक इसका उल्लेख है। राज्य की व्यवस्थापिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 168 से 212 तक। अगर अब बात करते हैं न्यायपालिका की, किसकी बात करते हैं साहब? न्यायपालिका। इसका जो अनुच्छेद है वो है 214 से 237। अब कुछ दिमाग चल रहा होगा, चलना भी चाहिए। अगर दिमाग चल रहा नहीं है इसका मतलब आप सिंसियर होके नहीं पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यानी अब ये सवाल उठता है सर 213 कहाँ गया? 213 कहाँ गया? तो हमने कहा धैर्य का इत्र छिड़किए तितलियां खुद आएंगी। थोड़ा सा क्या रखें? धैर्य रखें। अभी 213 और यहाँ पर 123 और 213 समझ में आ जाएंगे कहाँ गए और यहाँ पर ले आएंगे। ध्यान रखना। तो इनमें दोनों में सेम बात है, वो राज्य के लिए केंद्र के लिए 123 में और राज्य के लिए जो बात है वो 213 में। अभी इनकी चर्चा करेंगे। तो देखो अभी तक हमने ये देख रहे हैं कि संघ सरकार का उल्लेख भाग 5 में, राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में और स्थानीय सरकारों को 2 भागों में बांटा है। स्थानीय सरकार का जो उल्लेख है भाग 9 में है और जो ग्रामीण सरकार का भाग 9 में, शहरी सरकार का भाग 9A में। हमने बात की संघ सरकार का अनुच्छेद 52 से 151 तक है, राज्य सरकार का उल्लेख 152 से 237 तक है और जो हमारी ग्रामीण स्थानीय सरकार है उसका उल्लेख 243 से 243 तक है। शहरी सरकार का 243P से 243ZG तक है। कहाँ तक है? ZG तक इनका उल्लेख कर रखा है। इस तरीके से देखा। अब हमने कहा कि जहाँ कहीं भी सरकार होंगी, सरकार के कितने अंग होंगे? 3। तो हमने देखा कि संघ की कार्यपालिका, संघ की व्यवस्थापिका, संघ की न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका और राज्य की न्यायपालिका। इस तरीके से देखा। हमने कहा कि जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की क्या है? कार्यपालिका है, उसका उल्लेख 52 से 78 तक किया गया है। यानी कार्यपालिका के लिए भी अलग से अनुच्छेद है। 52 से 78 तक किसका उल्लेख किया है? संघ की कार्यपालिका का। बात करें संघ की व्यवस्थापिका तो 79 से 122 तक किसका उल्लेख कर रखा है? संघ की व्यवस्थापिका का। बात करें संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक और राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख 153 से 167 तक, राज्य की व्यवस्थापिका का 168 से 212 तक और राज्य की न्यायपालिका का 214 से 237। देखो भाइयों मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ और इसके बाद मेरा खुद का चैनल है पवन पाराशर के नाम से, वहाँ पर साइको पॉलिटी सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेंगी। एक बार उसे जाकर देखना। इसके बाद मैं वहाँ पर सारी क्लासें डालूँगा और वहाँ पर देखते रहना। यहाँ पर भी कंप्लीट कराएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको बांट रखा है। क्या कर रखा है? बांट रखा है। अब बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होगा। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होगा? तो देखो मेरे दोस्तों इसको हम देखते हैं कि भैया हमारी जो संघ की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन कैसे कैसे होगा। तो नंबर एक अनुच्छेद 52 कहता है
कि भारत का एक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 53 कहता है, अभी राष्ट्रपति को पढ़ नहीं रहे, वहां पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगे। तो संघ की जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो कौन है साहब, वो राष्ट्रपति है। कौन है, राष्ट्रपति। परंतु यदि राष्ट्रपति अपने कार्य करने में अनुपस्थित है, असमर्थ है, या उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई है, तो राष्ट्रपति के जो कार्यों का प्रतिनिधित्व करेगा वो है दूसरा अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति। कौन है साहब, उपराष्ट्रपति। दूसरा कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा साहब, उपराष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, तो देखो हमारी कार्यपालिका में, संघ की कार्यपालिका में पहले शामिल कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, दूसरा उपराष्ट्रपति होगा, और सेकंड पद है वो भी कौन है, उपराष्ट्रपति है। और हम बात करें कि देखो अगर अनुच्छेद पढ़ोगे 64 तो उसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा, पदेन। अब पदेन का क्या अर्थ है, जब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति वहां देखेंगे, तो पदेन का मतलब होता है जब एक पद के साथ स्वतः ही दूसरे पद प्राप्त हो जाते हैं उसे पदेन कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई मेरी क्या हुई, मेरी सगाई हुई। क्या हुई, सगाई हुई, मेरी शादी तय हुई, तो मैं किसी लड़की का क्या बना, पति बना। क्या बना, पति। परंतु मुझे थोड़ा हंसी आ रही है इस एग्जाम्पल को देने में, परंतु ज़्यादा फनी रहेगा, इससे समझ में आएगा पदेन क्या होता है। तो मेरी शादी हुई, तो सगाई तय हुई, तो मैं किसी लड़की का क्या बना, पति। परंतु जैसे ही मैं क्या बना, पति बना, तो मेरे साले थे उनका मैं क्या बन गया, जीजा बन गया। किसी का फूफा बन गया, किसी का दामाद बन गया, किसी का कोई अलग अलग। तो मुझे पद तो एक प्राप्त हुआ, पति, परंतु उसके साथ अन्य पद प्राप्त स्वतः ही हो गए, उसे कहते हैं पदेन। जैसे उपराष्ट्रपति होता है, उसे उसका जो निर्वाचन होता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए किया जाता है। परंतु जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बन जाता है स्वतः ही वो राज्यसभा का क्या हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है, सभापति हो जाता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनका क्या होता है, पदेन अध्यक्ष। यानी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वो स्वतः ही उनका क्या हो जाता है, पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष बन जाता है। इसे कहते हैं पदेन अध्यक्ष। पदेन का अर्थ समझ में आया, यानी जब एक पद के साथ दूसरे पद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पदेन। क्या कहते हैं, पदेन। देखो संघ की कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 के तहत कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। 63 के तहत दूसरा जो संघ की कार्यपालिका में शामिल होगा वो होगा सा उपराष्ट्रपति। कौन होगा, उपराष्ट्रपति। अगर हम बात करें नंबर 3, तो अनुच्छेद हमारा एक 74 है। कौन सा है, 74। यह कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति अकेला एक शासन चलाएगा, उसको कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगा, प्रधानमंत्री परिषद होगी। कौन होगी, मंत्री परिषद होगी, और उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी, मंत्री परिषद, और उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 में जो कार्यपालिका में शामिल है वो है पीएम प्लस मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कौन शामिल होगा, प्रधानमंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। यानी एक तो राष्ट्रपति होगा, दूसरा उपराष्ट्रपति होगा, तीसरा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अभी आगे पढ़ेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। तो जो तीसरा कौन होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अगर हम अगली बात करें कि इसमें कौन शामिल होगा, तो एक अनुच्छेद है 76, इसमें कहा गया है भारत का कौन होगा, महान्यायवादी। कौन होगा साहब, महान्यायवादी। ये महान्यायवादी कौन होता है, ये केंद्र सरकार का वकील होता है। क्या होता है, वकील होता है। ये केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है, केंद्र सरकार को
केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। क्या देता है? कानूनी सलाह देता है। सलाह देता है। क्या देता है? कानूनी सलाह। तो देखो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। देखो महान्यायवादी को भी इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार का हिस्सा होता है। केंद्र सरकार को जब भी कोई कानूनी अड़चन आएगी, कानूनी समस्या आएगी, तो ये इसको क्या देगा? सलाह। और जब भी केंद्र सरकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट या राज्यों के किसी भी हाई कोर्ट में उनके खिलाफ सरकार के मामला चलता है, तो ये सरकार की तरफ से उस केस को हैंडल करता है, उस केस को लड़ता है और केंद्र सरकार का तरफ से ये पक्ष रखता है। ये जो बोल रहा है कोर्ट में, इसका मतलब कौन बोल रही है? केंद्र सरकार। इसलिए भी केंद्र की कार्यपालिका में महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। तो हम देखते हैं केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हुआ? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इनके अलावा केंद्र की कार्यपालिका में कोई शामिल नहीं होता। तो सवाल आता है कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता निम्न में से? अरे तो हम पूरे सबको तो याद नहीं रखेंगे कौन कौन नहीं होता, कौन कौन नहीं होता। इससे आसान है कौन कौन होता है। तो इन 5 का नाम याद रख लेना, यही केंद्र की कार्यपालिका में होते हैं। इसके अलावा केंद्र की कार्यपालिका में कोई शामिल नहीं होता। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री, और नंबर 4 मंत्रिपरिषद, और नंबर 5 महान्यायवादी। देखो जब कहीं भी मैं मंत्रिपरिषद की बात करूं, जब कहीं भी अब मैं संविधान जहां पढ़ाएंगे तो जहां कहीं भी मंत्रिपरिषद की बात हो, इसका मतलब उसमें कौन शामिल है? प्रधानमंत्री शामिल है। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री शामिल होता है। और प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री, उनका प्रमुख मंत्री। तो प्रधानमंत्री भी एक तरह का क्या होता है? मंत्री होता है। क्या होता है? मंत्री होता है। तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इस तरीके से हमने इसको देखा। अब बात करते हैं साहब केंद्र की व्यवस्थापिका। केंद्र की व्यवस्थापिका तो अनुच्छेद 79 कहता है भारत की कौन होगी? संसद होगी। कौन होगी साहब? संसद होगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 79 कहता है कि भारत की कौन होगी? संसद होगी। अब बात करें नंबर 1, एक सदन इसका होगा राज्यसभा, RS लिख सकता हूं मैं, राज्यसभा। दूसरा इसका जो सदन होगा वो होगा लोकसभा, इसको मैं LS लिख सकता हूं। अगर बात करें इनका जो अनुच्छेद होगा, इनका जो अनुच्छेद होगा तो वो अनुच्छेद कौन सा होगा? देखो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में कर रखा है, लोकसभा का उल्लेख 81 में कर रखा है। किस में कर रखा है? 81 में। और ये दोनों ही राज्यसभा, लोकसभा, ये संसद के दोनों क्या होंगे? दोनों सदन होंगे। क्या होंगे? सदन होंगे। संसद के 2 सदन। तो मैं बात करूं कि संसद के कितने सदन हैं तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन? 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के ये दोनों सदन हैं। परंतु संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो इसमें जो शामिल होगा वो शामिल होगा साहब कौन? राष्ट्रपति। कौन शामिल होगा? तीसरा इसमें जो शामिल होगा वो होगा राष्ट्रपति। कौन शामिल होगा? राष्ट्रपति शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। जारी करता है। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। अगर मैं कहूं कि संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 79 में। संसद के कितने सदन होंगे? 2, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 80 में। लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 81 में। संसद किन किन से मिलकर बनेगी? तो अब आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है।
परंतु राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति को क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि संसद कह दो या व्यवस्थापिका कह दो, बात एक ही है। और इसका काम होता है कानून का निर्माण करना। अरे क्या कार्य होता है? कानून का निर्माण करना। इसलिए राष्ट्रपति को संसद में शामिल किया जाता है। अब अध्यादेश कैसी शक्ति है? तो देखो, अध्यादेश किस में पढ़ रहे हैं हम? संसद में पढ़ रहे हैं। तो अध्यादेश व्यवस्थापिका संबंधी, या इसको दूसरा नाम दिया विधायी शक्ति है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की किस प्रकार की शक्ति है? तो वो शक्ति है कौन सी? वो शक्ति है साहब विधायी शक्ति है। कौन सी है? विधायी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो केंद्र की व्यवस्थापिका है उसका उल्लेख 79 से 122 तक किया गया है। और 79 में कहा गया है कि भारत की क्या होगी? संसद होगी। और संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख 80 में और लोकसभा का 81 में। ये दोनों संसद के सदन होंगे। परंतु संसद किन किन से मिलकर बनेगी? तो इसमें कौन शामिल हो जाएगा? राष्ट्रपति शामिल हो जाएगा। और इसे अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी करता है? अध्यादेश। अब 123 आ गया कि नहीं आएगा? घबराने की कोई बात नहीं है। अब हमारा कौन सा अनुच्छेद आ गया? 123। अब बात करते हैं केंद्र की न्यायपालिका। तो जो केंद्र की न्यायपालिका है उसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसका गठन 124 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 124 में इसका गठन किया गया है। और इस सारी आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। किस में करेंगे? अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। इस तरह की हमारी ये चर्चा कंप्लीट हुई। केंद्र वाली और राज्य वाली जो चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।